हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं सीजीएल 2022 का 3 दिसंबर शिफ्ट 4 का मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो हम ऊपर और नीचे 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ऊपर तो हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जो क्या होता है साइन स्क्वायर ए। तो ये रूट में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। यहाँ पे इसको खोलेंगे 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो यहाँ पर 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाता है कॉसेक ए, और कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा कॉट ए। तो इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन कॉसेक ए प्लस कॉट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी। यहाँ पर जो बी ई है वो इंटरसेक्ट करता है ए सी को ई पर। जो बी ई है यहाँ पर मीडियन है। यहाँ पर बी जी जो है वो 12 है, जी क्या है सेंट्रॉइड है, ठीक है, और बी जी क्या है 12 है। तो जो सेंट्रॉइड होता है ना, तो यहाँ पर बी जी रेशो जी ई जो होता है वो होता है 2:1। तो अगर बी जी 12 है तो जी ई क्या हो जाएगा 6, और हमसे क्या पूछा है बी ई की लेंथ। तो बी ई की लेंथ क्या हो गई 12 प्लस 6 क्या हो गई 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये हमें टेबल दी हुई है और हमें बोला है कि द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन गेम ए। ठीक है, गेम ए में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम इसका एडिशन कर लेते हैं एक बार। तो 2 11 19 19 और 4 23 24 4 2 6 7 9 11 10 12 15 154। इसको हमें रेशो लेना है टोटल नंबर ऑफ़ प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन गेम बी। इसका एडिशन कर देते हैं, ये हो जाएगा 8 हो जाए 14 20 27 30 34 3 7 10 13 15 18 और 5 23। इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा 2 एकम 2 2 एकम 2 2 सत्ते 14। तो इसका रेशो क्या हो गया 77:117, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें बताना है कि जो mx प्लस एन है वो किसका फैक्टर है। तो जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो यहाँ पर ये स्क्वायर्स की फॉर्म में, इसका मतलब यहाँ पर mx प्लस एन का अगर हम स्क्वायर कर दें तो वो क्या हो जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mnx। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ये वाला। तो यहाँ पर एम एक्स प्लस एन जो है वो इसका फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि है क्या चीज़, ये है एम एक्स प्लस एन का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया हुआ है कि ट्राइंगल, एक ए बी सी ट्राइंगल है जो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी। तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए बी सी। यहाँ पे जो tan ए है वो है 5/12। tan ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका मतलब tan ए मतलब ये तो 5 हो गया, यहाँ पर ये 12 हो गया। तो यहाँ पे जो ट्रिपलेट होता है वो क्या होता है 5 12 13। तो इसका मतलब ए सी क्या हो गया 13। हमें निकालना है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। तो अगर हम साइन ए की बात करें तो साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो किसी भी एंगल के लिए, जैसे साइन ए है, अब ए के लिए हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो ए के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और हाइपोटेनस तो हमेशा जो राइट एंगल होता है उसके सामने वाली साइड होती है। तो यहाँ पर साइन ए क्या हो गया 5/13 साइन बी। ठीक है, साइन बी, तो साइन बी तो हमें पता ही है, साइन बी मतलब साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या है 1 प्लस जो साइन सी है वो क्या हो जाएगा 12/13। तो यहाँ से अगर हमने सॉल्व किया इसको तो ये क्या हो जाएगा 17/13 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 13 उधर चला गया 30/13। तो ये इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 13 दूना 26 4/13। तो इसका आंसर क्या हो गया 2 सही 4/13, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें बी सी की लेंथ निकालनी है और हमें ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर हम साइन 30 की बात करें तो वो क्या हो जाएगा बी सी अपॉन 10। यहाँ पे बी सी क्या है x/10। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो यहाँ से x/10, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे दिया हुआ है विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, एक जो ट्रेन है वो डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुँच जाती है। अगर वो 30 किलोमीटर से चलती है तो वो लेट हो जाती है 15 मिनट से। तो हमें टोटल जर्नी निकालनी है। तो इस केस में जो जर्नी है वो तो सेम रहे। तो अगर हम बिफोर और आफ्टर की बात करें, तो अगर हम स्पीड की बात करें तो पहले क्या स्पीड थी 45 और अब क्या है 30। ठीक है, इसका रेशो निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 15 और ये, तो ये स्पीड का रेशो आ गया हमारे पास में। डिस्टेंस हमारे पास सेम है, तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर अगर
डिस्टेंस सेम है तो जो टाइम का रेशो होगा वो स्पीड के रेशो के ऑपोजिट होगा। तो जो टाइम है उसका रेशो क्या हो जाएगा 2:3। तो अब जो ट्रेन है वो कितने मिनट से लेट है 15 मिनट से। इसका मतलब जो एक है उसकी वैल्यू क्या हो गई 15 मिनट। तो यहाँ पर 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 मिनट, मतलब आधा घंटा। और हमें क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो अगर स्पीड को हम डिस्टेंस टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 45 को अगर हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 22.5। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जो टैक्स है ना सैलरी पर वो 1/4 है सैलरी का, जो सेविंग्स है वो 1/3 है। तो हमें एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो निकालना है। तो जो सैलरी है उसी में से तो सब कुछ हो रहा है, टैक्स भी उसी में से निकल रहा है, सेविंग्स भी उसी में से हो रही है और एक्सपेंडिचर भी उसी में से हो रहा है। तो हमें ये पता चला कि जो टैक्स है, अगर हमने माना कि सैलरी कितनी है 1, ठीक है, जो सैलरी है वो हमने माना 1, तो टैक्स कितना है 1/4, सैलरी वो सेविंग्स कितनी है 1/3। तो ये टोटल कितना हो गया 1/4 + 1/3, ये कितना हुआ 12, 4 3 12, 3 चौक 12, 7/12। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो होगा वो कितना हो जाएगा 1 - 7/12। ये टोटल सैलरी है और ये जितना हमने टैक्स और सेविंग पे कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 5/12। एक्सपेंडिचर हमारे पास आ गया। हमें निकालना है एक्सपेंडिचर का सेविंग्स रेशो। तो ये हो जाएगा 5/12 रेशो, सेविंग्स कितनी है 1/3। तो यहाँ से हो जाएगा 3 चौक 12, इसका आंसर हो गया 5:4, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है और हमें बोला है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन साइंस बट पास्ड इन मैथमेटिक्स ऑफ सेक्शन बी। तो अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो जो फेल हुए हैं साइंस में पर पास हुए मैथमेटिक्स में, ठीक है, तो इसका मतलब फेल्ड इन साइंस बट पास्ड इन मैथमेटिक्स वो कितने हैं 12, ठीक है। और सेक्शन डी में ऐसे लोग कितने हैं 15, तो ये हो जाएगा 27। इसका हमें रेशो निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए दैट पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स। ए जो पास हुए हैं दोनों में, तो ये हो गया 63, मतलब 27 का 63 से रेशो निकालना है। तो ये हो जाएगा 9×27, 9×7 63। तो यहाँ पे क्या हुआ 3:7, तो इसका आंसर गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोला है कि एक 1200 मीटर की रेस है, ठीक है, उसमें जो ए है बीट्स बी बाय 100 मीटर। तो ए यहाँ पर है तो बी, तो ये है 100 मीटर, और बाइक बी बीट्स बाइक सी बाय 100 मीटर इन 600 मीटर रेस। तो अगर हम यहाँ से बात करें ये वाली डिस्टेंस कितनी है 1100। तो अगर 600 मीटर रेस में जो बी है वो सी को 100 मीटर से बीट करता है तो 1100 में कितने से बीट करेगा 100/600 × 1100। तो ये हमारे पास हो गया 1100/6। तो मतलब सी यहाँ पर है और ये हो गया 1100/6। तो ये टोटल जो सी से लेकर ए तक की कितनी हुई 1100/6 + 100। तो ये हो जाएगा 1100 + 600/6। तो ये हो गया 1700/6। मतलब जो 1200 मीटर की रेस है उसमें जो ए है वो सी को कितने मीटर से हराता है 1700/6 से। तो अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट देखें तो इसमें लिखा हुआ है जो बाइक ए है बीट्स बाइक सी बाय 30 सेकेंड इन 720 मीटर रेस। तो अगर 700 मीटर की रेस है तो ए जो है वो सी को बीट करता है 30 सेकेंड से। तो अगर 1200 मीटर की रेस होगी तो ए कितने सेकंड से बीट करेगा, तो ये हो जाएगा 720 × 1200, ये हो जाएगा 12 × 12 0, 12 × 72, 3 × 3 0, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 50, मतलब 50 सेकंड से। तो इसका मतलब जो 1700/6 मीटर की डिस्टेंस है वो 50 सेकंड में कवर कर लेता है। तो हमारे पास स्पीड क्या हो गई 1700/6 डिवाइडेड बाय 50, ये हमारे पास में स्पीड निकल कर आ गई। तो इसको अगर हमने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 5 3 15 16 17, 5 चौका 20, 2 3 6 17। तो ये आंसर आ जाएगा 17/3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है टेबल और हमें बोला है रेशो ऑफ इनवैलिड वोट्स ऑफ विलेज आर टू दैट ऑफ यू। हमें रेशो निकालना है। तो अगर हम आर की बात करें तो ये रहा आर, तो ये तो है वैलिड वोट्स। तो अगर वैलिड वोट्स की परसेंटेज ये है तो इनवैलिड की कितनी होगी 100 में से माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 100 में से माइनस किया तो ये हो गया 35%। जो 35% है वो किसका है 65 का, और जो 65 का परसेंट निकालना पड़ेगा किस में से 100 में से, ठीक है।
अपॉन अगर हम यू की बात करें तो यू यहाँ पर है, तो 60% तो है वैलिड वोट्स, तो इनवैलिड कितने हो जाएंगे 40%। 40% किसका 90% का इंटू 40, तो यहाँ ये तो कट ही गया, यहाँ से ये कट गया, 5 7 35, 5 घंटे 40, तो ये हो जाएगा 7 को यहाँ पे ये 0 से ये 0 गया, इसको सॉल्व किया 7 पंजे 35, 3 7 6 42 45 अपॉन इसको सॉल्व किया 8 चौक 32, 32 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 9 दूनी 18, 1 9 27 28, तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे बोला है कि एक डिसऑनेस्ट ट्रेडर है जो ये बोलता है कि वो जो अपने गुड्स हैं उनको कॉस्ट प्राइस पे ही बेचता है, लेकिन ही यूजेज अ फॉल्स वेट एंड गेन्स 12.5% एज प्रॉफिट। हाउ मैनी ग्राम्स डज ही यूज़ टू वे 1 kg। 12.5% का मतलब है अगर 12.5% की हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 1/8। तो जो फाइनल हमारे पास में जो इसको मिल रहा है प्रॉफिट, कोई चीज़ 8 की थी वो उसको 9 में बेच रहा है, तो अब ये हमसे पूछना चाह रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इसने जो बोला था ना कि ही यूजेज ए फॉल्स वेट, तो यहाँ पर भी हम 8 और 9 लिख देंगे। तो यहाँ पर ये जो 9 है इसकी वैल्यू है 1000 ग्राम, तो हमें निकालना है कि 8 की कितनी होगी। तो अगर 9 की 1000 है तो 8 की कितनी होगी इतनी, तो हम 8000 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हो जाएगा 9 × 72, 8 9 × 72 8 9 × 72 8 9 × 72, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स जो 4 और 7 से डिविजिबल है। अब 4 और 7 का अगर हम एलसीएम निकालें तो वो कितना है 28, ठीक है। जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होता है 3 डिजिट का वो क्या होता है 999, तो हम 28 को डिवाइड करेंगे, हमने इसको डिवाइड किया 28 से, तो ये हो जाएगा 3 3 8 24 3 7 8, तो ये हो जाएगा 5 1 9, यहाँ से आ जाएगा 2 7 14, 2 6 के बाद 48 4 6 2 12 13 15 16, तो ये जाएगा 5 5 घंटे 40 4 5 5 40 4 5 2 10 14, तो यहाँ पे आ गया 9 1 19। तो अब हमें ये हमारा क्या हो गया रिमाइंडर, तो हमें 3 डिजिट का निकालना है, तो हम क्या करेंगे 999 में से 19 को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 980। तो 980 एक ऐसा नंबर है जो 28 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि ए और बी वर्किंग सेपरेटली कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 and 16 डेज, ठीक है। इसका एलसीएम निकाला तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 10 8 80 16 पंजे 80, ये क्या हो गई एफिशिएंसी, मतलब एक दिन में कितने यूनिट काम कर सकते हैं। इफ़ दे वर्क फॉर अ डे ऑल्टरनेटिवली विथ ए बिगनिंग द वर्क इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, मतलब ऑल्टरनेटली, मतलब ये एक सबसे पहले जैसे ए कर रहा है फिर बी कर रहा है फिर ए कर रहा है फिर बी कर रहा है, मतलब ऑल्टरनेटली कर रहे हैं ये काम, तो स्टार्टिंग विथ ए फिर बी फिर ए फिर बी, ठीक है, ऐसे ही काम कर रहे हैं। तो अगर हम ए बी की बात करें तो 8 और 5 13, मतलब 2 दिन में 13 यूनिट काम हो रहा है। हम इसको डिवाइड करके देखते हैं 13 से, तो ये हो जाएगा 13 पंजे 65 13 6 78, मतलब 6 दिन, मतलब 12 दिन तो इन्होंने ए बी करके काम किया, और 13 6 78, अगर 80 में से 78 करें तो ये 2 यूनिट काम बच गया, तो इसका मतलब 12 दिन के बाद में वापस ए काम करेगा, तो अब 2 यूनिट काम को ए कितनी देर में करेगा 2/8 डेज में, तो ये हो जाएगा 1/4, तो आंसर क्या हो गया 12 1/4, तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है कि जो लेंथ है डायगोनल की वो ये है, क्यूब का डायगोनल की फॉर्मूला क्या होता है √3a, तो यहाँ से √3 है 7 √3 है, तो हमारे पास a क्या हो गया 7, और जो सरफेस एरिया होता है क्यूब का वो होता है 6a², तो यहाँ से a² क्या हो गया 7 7 49, तो ये हो गया 9 6 54 5 6 चौका 24, ये हो जाएगा 294, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो ट्राइंगल BPQ है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ASR के, और जो ट्राइंगल ASR है उनके 3 एंगल्स का हमें रेशो दे रखा है कि हमें दे रखा है एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल R/3 इज़ इक्वल टू एंगल S। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पर एंगल A रेशो एंगल R रेशो एंगल S हमें दिया हुआ है 1:3:1। जो ट्राइंगल होता है ना उसके तीनों जो एंगल्स होते हैं उसका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे 3 और एक 4 और एक 5, तो यहाँ पे 5 की जो वैल्यू है वो कितनी है 180 डिग्री, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 36 डिग्री। अब हमें बोला है कि फाइंड एंगल Q, तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे एंगल Q के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है R, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके सारे एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब एंगल B जो होगा वो एंगल A के इक्वल होगा, एंगल जो P है वो एंगल S के इक्वल होगा, और एंगल जो Q है वो एंगल R के इक्वल होगा। यहाँ पे हमें एंगल Q पूछा है, इसका मतलब हम अगर एंगल R की वैल्यू निकाल ले तो वो सेम ही होगी। यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है 3, 1 की वैल्यू हमें 36 पता है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 3 × 36, तो ये हो जाएगा
3 छिंगे 18, 1 3 तिया 9 10, 108 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 2 आइडेंटिकल सर्किल्स हैं जिसकी रेडियस 30 सेंटीमीटर है। दे इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट सर्कमफेरेंस ऑफ ईच वन पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। मतलब इस तरीके से ऐसे हो रहा है, ये है, तो ये जो है ये सेंटर है, ठीक है। तो हमें निकालना है इंटरसेक्टिंग रीजन, मतलब ये वाला जो रीजन है ना, हमें उसका एरिया निकालना है इस रीजन का, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहली बात, हमने यहाँ से ये किया और यहाँ से ये मिलाया, यहाँ से ये मिलाया और यहाँ से ये मिलाया, ठीक है, और यहाँ से ये मिला दिया हमने। तो यहाँ पर ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। इसका मतलब अगर मैं इसको नाम दे दूँ A O1 O2 B, तो यहाँ पे जो A O1 O2 एंड B O1 O2 ये क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। ये एंगल भी क्या होगा? 60 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पर ये वाले पहले अगर हम एक बार, मैं इसको देखो बना के दिखाती हूँ। अगर हमने पहले इस वाले सेक्टर का एरिया निकाल लिया, ठीक है, ये एंगल कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री, और हमने ये वाले सेक्टर का एरिया निकाल लिया। फिर हमने कौन से सेक्टर का एरिया निकाला? ये वाला, ठीक है। और उसके बाद में हमने ये भी 120 डिग्री है क्योंकि हमारे पास में, तो अगर हमने फिर उसके बाद में ये वाले सेक्टर का एरिया निकाल दिया, ठीक है। और फिर क्योंकि हमारे पास में ये वाली जो चीज़ थी ना, ये 2 बार आ गई ये वाली, तो अगर हमने इन दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो हम निकालते हैं। सबसे पहले हम अगर सेक्टर का एरिया निकालना है जिसका एंगल 120 डिग्री है, तो वो क्या होगा? 120/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर स्क्वायर, आर क्या है? 900, ठीक है। और ये ऐसे कितने हैं? 2। तो इसको अगर सॉल्व किया तो ये हो गया 3, तो ये हो गया 2/3 इंटू पाई इंटू 900, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 600 पाई। इसमें से हम माइनस कर देंगे दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल को। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 A स्क्वायर। A मतलब रेडियस का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? 900। इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा? 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 0। तो इसका आंसर क्या हो गया? 600 पाई माइनस 450 √3, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जो मार्केट प्राइस है किसी चेयर की, वो कितनी दी हुई है हमें? वो हमें दी हुई है 2400, विच इज़ 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो हमने माना कॉस्ट प्राइस 100 है, तो मार्केट प्राइस कितनी हो गई? 120। इफ़ द चेयर इज़ सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है, तो इसका 10% कितना होगा? 12। इतना डिस्काउंट दिया है तो यहाँ पर कितना हो गया? 801। तो हमें ये बोला है कि व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 8% का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कि जो एक सम है वो बिकम्स 15,500 इन 7 ईयर्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 30% पर एनम, ठीक है। देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल इंटरेस्ट फॉर द 7 ईयर्स। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो इंटरेस्ट होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट, वो होता है RT% ऑफ P। तो अगर हम अमाउंट की बात करें, ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएगा? P प्लस RT% ऑफ P। तो यहाँ पर जो RT% है वो कितना है? 210%, ठीक है। अगर हमने P को माना 100%, ठीक है, तो हमारे पास में अमाउंट कितना हो गया? 310, ठीक है। तो यहाँ पर जो 310 है उसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 15,500। और हमें निकालना क्या है? इंटरेस्ट निकालना है, मतलब हमें 210 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 15,500 डिवाइडेड बाय 310 इंटू 2100, 210। 1 0 से 1 0 गया, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 3 15, 500। 500 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 105, 10,500। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये टेबल दी हुई है और हमें बोला है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन मोर देन 1 सब्जेक्ट। ये 7 स्टूडेंट्स हैं और ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिया हुआ है डिफरेंट सब्जेक्ट में। तो एक बार हम ये निकाल लेते हैं कि हर सब्जेक्ट में किसको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 89। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 92। मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 96। फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 88। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में सबसे बड़ी कौन सी है? 94। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में सबसे बड़ी कौन सी है? 88।
और आईटी की बात करें तो आईटी में सबसे बड़ी कौन सी है 98। तो हमें ये निकालना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें एक सब्जेक्ट से ज़्यादा में हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। तो अगर हम अमित की बात करें तो अमित को 2 में मिले हैं, तो एक तो ये हो गया। रुचि को किसी में भी नहीं मिले, कंचन को केवल 1 में मिले हैं, प्रशांत को किसी में नहीं मिले, मृणाल को किसी में नहीं मिले, कुणाल को 1 में मिले हैं और दीक्षा को 3 में मिले हैं। मतलब 1 से ज़्यादा हो गए ना। तो कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे? 2। आंसर क्या हो गया? 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि जो x + y + z है वो 0 है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी, हम कुछ भी रख सकते हैं x y z को। बस यहाँ पर x y और z 0 नहीं होना चाहिए, इन तीनों में से कोई एक भी, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये x y z दिया हुआ है, नहीं तो डिनोमिनेटर ये जो फ्रैक्शन है वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पर कि जो x है उसको मैंने मान लिया y को मान लिया y, तो z क्या हो जाएगा? -2, क्योंकि हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि x + y + z 0 है। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो x² मतलब 1 स्क्वायर, yz मतलब -2 प्लस 1/-2 प्लस 2 दूनी 4/1। तो -1/2 और -1/2 क्या हो गया? -1 + 4, तो इसका आंसर क्या हो गया? 3। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि a + b + c -3 की वैल्यू निकालने, जब हमें ये दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² माइनस प्लस 2ab + bc + ca। ठीक है, तो a² + b² + c² कितना दिया हुआ है? 9, और ab + bc + ca कितना दिया हुआ है? 8। तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 16, तो ये आ जाएगा 25। तो यहाँ से जो a + b + c है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5, और हमें निकालना है क्या है? -3। तो यहाँ पे -3 कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि इफ़ द 8 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 8 देन टोटल पॉसिबल पेयर्स ऑफ x, y आर। तो 8 से डिविजिबिलिटी का क्या होता है कि जो लास्ट की 3 जो हमारे पास डिजिट है वो अगर 8 से डिविजिबल है तो वो पूरा जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल होगा। मतलब जो 6xy है ना वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम x को 0 पुट कर देते हैं। तो अगर यहाँ पर हमने x को 0 पुट कर दिया तो हमारे पास में आ गया 60। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं बात करूँ हमारे पास में क्या है? 8 × 48, 8 × 56। ठीक है, 8 × 56 मतलब हमारे पास बचा कितना? 4। तो अब यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? एक तो 8 × 40 मतलब 0 आ सकता है, और कुछ आ सकता है कि यहाँ पे 8 × 48 मतलब 608 भी एक वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और कुछ आएगा नहीं। फिर हम जो x है उसको 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 × 56 और हमारे पास कितना बचा? 5। अब 5 के लिए हमारे साथ क्या होना चाहिए यहाँ पर जिससे ये डिविजिबल हो? तो ये हो जाएगा 8 × 56 मतलब यहाँ पर अगर 6 हो, और तो कुछ हो नहीं सकता 5 के साथ में। तो फिर हम यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 8 × 56 और बचा कितना? 6। तो यहाँ से हमारे पास में हो गया 8 × 64। ठीक है, और भी कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर भी। फिर हम x की वैल्यू पुट करते हैं 3। x की वैल्यू 3 पुट करी तो ये हो जाएगा 8 × 56, हमारे पास बचा कितना? 7। 7 बचने के बाद में हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 × 9 = 72। फिर हमने रखा 4 रखने के बाद में हमारे पास 8 × 64, ये तो पूरा चला गया, एक तो आ गया हमारे पास में 0। ठीक है, और हमारे पास क्या हो सकता है? 8 × 64 और 8 × 8। फिर हम 5 रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 × 64, एक बचा हमारे पास में। अब यहाँ पे क्या रखें हम? y की वैल्यू, तो हो जाएगा 8 दूनी 16 मतलब यहाँ पे 6 अगर आ जाएगा तो ये डिविजिबल हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम रखेंगे 6, तो ये हो जाएगा 8 × 64 और 2। अब 2 है हमारे पास में, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 8 × 3 = 24 मतलब 4। ठीक है, और तो कुछ हो सकता नहीं है 2 से। फिर हम बात करें अगर हम यहाँ पे 7 रख दें तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? 3 बचेगा। अब 3 के बाद में यहाँ पे क्या आ सकता है? 8 × 4 = 32। ठीक है, फिर आ जाएगा 6 8, तो ये हो जाएगा 8 × 64 और हमारे पास में कितना बचा? 4। अब 4 बचने के बाद में एक तो हमारे पास में आ सकता है 8 × 5 = 40। ठीक है, और हमारे पास में क्या आ सकता है? 8 × 6 = 48 मतलब 688 भी आ सकता है हमारे पास में। फिर हम रखते हैं x की वैल्यू 9। अगर हमने x की वैल्यू 9 रखी तो यहाँ पे हो जाएगा 8 × 64, हमारे पास बचा कितना? रिमाइंडर 5। अब 5 में हम क्या करें? तो ये हो जाएगा 8 × 56, तो ये हो जाएगा 6। तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू हो गई। इसके बाद तो हम कुछ रख ही नहीं सकते 9 की, क्योंकि हमने 0 से लेकर 9 तक की x की वैल्यू रख दी है, उसके लिए y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ देख ली हैं। तो अब हम गिन लेते हैं कितने हुए। तो ये हो गए, अगर हम यहाँ पे बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर मतलब x और y जो है उसकी कितनी हो गई पॉसिबल, जो पेयर्स कितने हो गए? 13। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे सेक्टर का एरिया दिया हुआ है, जो सेंटर एंगल है वो 45 डिग्री है, तो हमसे रेडियस पूछा है।
तो सेक्टर का एरिया होता क्या है, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 308। थीटा कितना है 45 डिग्री, 360 इंटू सॉरी, तो यहाँ पे हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है वो हमें निकालना है, और ये हो गया 308। तो ये हो गया 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 0 5 घंटे 40। तो यहाँ पे हो गया, अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसको अगर हमने डिवाइड किया तो ये हो गया 22 से कम 22, और ये हो गया 22 चौक 88। इधर हम इसको इधर ले गए तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 14 इंटू 7 इंटू 8। तो हम इसको अगर खोलने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 इंटू 7 इंटू 8। अब हमें आर निकालना है तो इसका रूट करना है हमें, तो यहाँ 7 के 2 पेयर हो गए तो एक साथ ले लिया, और ये क्या हो गया 8 दूनी 16, तो ये हो गया 4 चौक 16। तो आर की वैल्यू क्या हो गई 28। आंसर क्या हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स इज़ इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%। तो हमें नेट परसेंटेज डिक्रीज़ निकालना है। पहली बार 20% जो है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5। तो पहले तो वो 5 से बढ़ गया, तो मतलब 5 से 6 हो गया, और फिर डिक्रीजेज बाय 20%, तो ये हो गया 5 से 4। तो अगर हम इफेक्टिव निकालें, नेट निकालें, तो ये कितना हो जाएगा 5 25, और ये हो जाएगा 6 चौका 24। तो कितने का डिक्रीज़ हुआ ये 1 का, तो 1 का डिक्रीज़ कितने के ऊपर 25 के ऊपर, तो ये हो गया 100। तो ये हो गया 4%। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 1। तो इस तरीके से हमने सारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।